सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में झारखंड में लघु खनिज प्रबंधन में हुई भारी अनियमितता का खुलासा। बिना चालान के वाहनों से की खनिज की ढुलाई। असम के आदिवासी समन्वय समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। चाय बागान क्षेत्र के परिवारों की समस्याओं से कराया अवगत। सहयोग का मिला आश्वासन। झारखंड को रेलवे की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची और लखनऊ के बीच नई ट्रेन चलाने की दी सहमति। राजधानी एक्सप्रेस के भी बढ़ेंगे फेरे। और कूच बिहार ट्रॉफी के एलीट ग्रुप के रोमांचक मुकाबले में झारखंड ने केरल को 6 रन से हराया। राज्य के गेंदबाजों का रहा शानदार प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज अंतिम दिन है। दोनों ही सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही 13 दिसंबर वर्ष 2001 संसद हमले में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह तथा सीपीए भारत सरकार के अध्यक्ष भी रहे शिवराज जी पाटिल जी का 12 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के लातूर में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये सभा शिवराज वी पाटिल जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 13 दिसंबर को हमारे संसद भवन पर वर्ष 2001 में कायरतापुर हमले के 24 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस दिन आतंकवादियों ने हमारे लोकतंत्र के पवित्रतम स्थल तथा भारत की संसद पर हमला किया था। संसद भवन की सुरक्षा में तैनात हमारे वीर सुरक्षा बलों द्वारा इस हमले को सफलतापूर्ण नाकाम कर दिया था। आतंकवादियों के उस हमले को बहादुरी से सामना करते हुए संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के 8 सुरक्षा कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस आतंकवादी हमले में CPWD के एक कर्मचारी भी शहीद हुए थे। ये सभा 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमले में संसद भवन की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी अमर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं एवं उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपने अटल संकल्प को दोहराते हैं। अब ये सभा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल जी एवं संसद भवन पर हुए हमले में दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने समापन भाषण में कहा कि 5 से 11 दिसंबर तक चले सत्र में सदन ने राज्यहित से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्य संपादित किए गए। सत्र के दौरान कुल 301 प्रश्न स्वीकार किए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में कई बार तीखी राजनीतिक बहसों के बीच कुछ कठोर और असंगत शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो हमारी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। गतिविधियां जन सरकारों के प्रति काफी सक्रिय और उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में कुल 39 गैर सरकारी संकल्प सदन के समक्ष आए, जो इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों के द्वारा जनता की उपेक्षाओं और आकांक्षाओं को गंभीरता से उठाया गया।
माननीय सदस्यगण, इस सत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक बजट का पारित होना। सदन में विस्तृत चर्चा के बाद इसे सहमति प्रदान की गई। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि इस अनुपूरक बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग को पर्याप्त प्राथमिकता देते हुए आवंटन किया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार की सामाजिक न्याय, पोषण, महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह स्वागत योग्य कदम झारखंड के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा और हमारी अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य के प्रति प्रतिबद्धता और मेहनत राज्य को निश्चित रूप से आगे ले जाने में सहयोग करेगा। शीतकालीन सत्र के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका सकारात्मक तरीके से नहीं निभा रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटी है और राज्य की जनता के जीवन में बदलाव लाना उनका लक्ष्य है। माननीय सदस्यों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और विपक्ष की भूमिका जो विपक्ष की है वो तो आप लोगों ने देखा ही। सत्ता पक्ष अपने कामों में और कामों को धरातल पर उतारने में निरंतर प्रयास है। विधानसभा के पटल पर कल लघु खनिजों के प्रबंधन को लेकर सीएजी की विशेष ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार कई तरह की गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने कहा कि नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच किए गए इस ऑडिट में स्थल निरीक्षण भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार खनिज परिवहन, खनन पट्टा स्वीकृति, बालू घाट संचालन और नीलामी प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताएं सामने आई हैं। 2023 को स्थिति है, व्हीकल ट्रैकिंग करके बहुत हद तक अनऑथराइज माइनिंग को कम से कम पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई व्हीकल जो है वो आज कहाँ है, आज से आधे घंटे बाद कहाँ है, कल कहाँ है, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। देखा कि 29 में से 20 ही डीलरों ने पहली बात तो वेब्रिज लगाया था, बाकी डीलर्स ने वेब्रिज नहीं लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक बिना चालान के ही वाहनों से खनिज की ढुलाई की गई। खनिज ढुलाई के लिए 72,449 वाहन निबंधित हैं। नमूनों की जांच में ये पाया गया कि 85% मामलों में पोर्टल के माध्यम से निर्गत चालान उपलब्ध नहीं थे। आखिरी ये 28 केसेस में हमने देखा कि जो चालान इशू हुए, ट्रांसपोर्ट चालान, उसमें जो पिछला चालान था उसको एक्सपायर किए बगैर ही, यानी 11 मिनट से लेके 1 घंटा 41 मिनट के भीतर उसी गाड़ी के लिए दूसरे चालान इशू हो गए, जबकि गाड़ी जो है 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर और इस तरह का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही थी। तो इससे सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बालू घाटों और रेत उत्खनन में भी गड़बड़ी हुई है और इससे करीब 71 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। प्लान बनाने में देरी, तैयार करने में देरी, और जो सिया को ईसी के लिए प्रपोजल देना पड़ता है, क्लियर करवाना पड़ता है वहां से, उसमें देरी। तो ये इन सब देरी और निष्क्रियता के चलते सिर्फ 21 घाट जो है वो ऑपरेशनलाइज हो सके 389 में से जो इनको दिए गए थे। अगर आप बाकी घाट लें टोटल, तो यानी 389 में से 368 घाट ऑपरेट ही नहीं कर पाए, और हमारे कैलकुलेशन के अनुसार लगभग 71 करोड़ का नुकसान हुआ इस कारण। प्रधान महालेखाकार ने कहा कि खनन पट्टा स्वीकृति के दौरान भूमि की प्रकृति, वन क्षेत्र की स्थिति और अन्य कानूनी मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से असम के आदिवासी समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने असम में रहने वाले आदिवासी समुदाय के विभिन्न समस्याओं और उनकी वर्तमान स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि असम में निवास कर रहा आदिवासी समाज निरंतर पिछड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों ने विधायक प्रदीप यादव का आभार प्रकट किया। बच्चों ने कहा कि विधानसभा में जिस तरह विधायक ने उनके हक की आवाज उठाई है, इससे कहीं ना कहीं उनमें एक उम्मीद जगी है कि अब सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त होगी। परेशानी होती थी, ब्लड चढ़ाते चढ़ाते बच्चा के अंदर आयरन बढ़ता था। आयरन कम करने के लिए दवा हम लोग खरीदते थे, बहुत कॉस्टली होता था। इसका थैलेसीमिया का एक ही उपचार बोन में ट्रांसप्लांट है। बहुत सारे ऐसे बात थी जो आज तक किसी ने नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री सारे लोगों ने, किसी ने इस पर बात नहीं पहल किया, लेकिन अब हम लोग को सांत्वना दिया है कि आप लोग चिंता न करें, अब इसके लिए झारखंड में ही व्यवस्था होगा, अब आप लोग का इसका उपचार होगा। झारखंड को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। कई नई ट्रेनों के परिचालन और फेरे बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रांची से लखनऊ के बीच नई ट्रेन को रेल मंत्री ने स्वीकृति दी है। ये पलामू अयोध्या के रास्ते लखनऊ जाएगी, वहीं रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रोजाना चलेगी। सप्ताह में 3 दिन लोहरदगा पलामू के रास्ते और 4 दिन हजारीबाग कोडरमा होकर जाएगी। झारखंड के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने रेल मंत्री से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था। देश भर के राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाने जा रहे हैं। इस दिशा में राजधानी रांची स्थित राजभवन का भी नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। इससे जुड़ी पट्टियां सभी जगह लगा दी गई हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड के राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने विगत 3 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें इसका उल्लेख किया गया कि झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में जो राजभवन स्थित है उनका नामांतरण कर अब लोक भवन कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि झारखंड की राजधानी के लोक भवन के द्वार पर हम खड़े हैं और इसका नाम जहां पे अंकित था राजभवन, अब ये लोक भवन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी राज मनोहर के साथ मैं प्रणय प्रबोध। गुमला जिला स्टेडियम में लगी परमवीर एल्बर्ट एक्का की प्रतिमा को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एल्बर्ट एक्का फाउंडेशन की ओर से इसके विरोध में रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया गया। आपत्ति यही है कि सम्मान की बात तो आपका कर्तव्य है, वो ड्यूटी है, आपको पूरा करना है, लेकिन जो अपमानित हुआ है परमवीर, देश सेना का सर्वोच्च सम्मान से जो परमवीर चक्र से नवाजा गया था, उसकी मूर्ति को आप बुलडोजर से गिरा दिए। उस अपमान को आप कैसे भरपाई करिएगा? तो उपायुक्त महोदया ने ये जवाब दिया और खेद प्रकट किया, लेकिन खेद प्रकट करने से नहीं होगा। परमवीर एल्बर्ट एक्का जो इतने बड़े सम्मान से जिनको सम्मानित किया गया है, उनका अपमान हुआ है जिस तरीके से उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। कभी भी कोई मूर्ति को हटाया जाता है या उसके जगह नया लगाया जाता है तो उसको सम्मान पूर्वक हटाया जाता है, लेकिन वहाँ के जिला प्रशासन, वहाँ के उपायुक्त के आदेश पर जिस तरीके से मूर्ति को तोड़ के गिराया गया है, हमारी प्रतिक्रिया वहाँ पर है। और इतने उच्च पद से सम्मानित परमवीर एल्बर्ट एक्का को जिस तरीके से अपमानित किया गया है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सरकार विभिन्न स्तरों पर कृषि कार्यों को बढ़ावा दे रही है। राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी कृषि कार्यों को नया आयाम प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। इसका लाभ हर वर्ग के किसानों को मिल रहा है। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कृषि और किसानों को नया आयाम दे रहा है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर मिट्टियों की जांच की जाती है। मृदा एवं कृषि रसायन विभाग के व्याख्याता डॉक्टर विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मिट्टी जांच के दौरान मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पीएच, फास्फोरस और पोटाश समेत अन्य जानकारियां मिलती हैं। मिट्टी में कम से कम पोषक तत्वों में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, पीएच है और उसके बाद में अवेलेबल आपका फास्फोरस कितना है, अवेलेबल नाइट्रोजन और पोटाश कितना है, इसकी जानकारी तो कम से कम किसानों को
3 साल में कम से कम होनी चाहिए। किसान हित में जानकारी देते हुए व्याख्याता विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य भर में विभिन्न स्तरों पर मिट्टी जांच के लिए व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि किसान चाहें तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा एवं कृषि रसायन विभाग में 5 मिट्टी के सैंपल की जांच निःशुल्क करा सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, अपने स्वास्थ्य का क्या स्थिति है वो जानने के लिए, उसी तरह मिट्टी भी हमारी माता है, उसके भी स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए। वो यदि स्वस्थ रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए नियमित रूप से 3 साल के अंतराल पर मिट्टी की जांच होनी चाहिए और इससे है किसानों की सही उर्वरक प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में हमको उर्वरक देना है, नाइट्रोजन कितना देना है, फास्फोरस कितना देना है, पोटास कितना देना है, सूक्ष्म पोषक तत्व कितने देने हैं, इसकी जो जानकारी है जब तक वो मिट्टी जांच नहीं कराएंगे, चूने की मात्रा, चूँकि झारखंड जो हमारा क्षेत्र है इसमें मोर देन 50 से ज़्यादा 52% जो सॉइल जो है वो अम्लीयता से प्रभावित है, तो ऐसी स्थिति में चूना का प्रयोग काफ़ी लाभकारी होता है। ठंड के मौसम को राबी फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। वहीं आलू समेत कई प्रकार की सब्जियों की पैदावार भी अच्छी होती है, लेकिन ओस और अत्यधिक ठंड के कारण कई बार पौधे नष्ट भी हो जाते हैं। खासकर तापमान गिरने से आलू के पौधों में झुलसा रोग होता है। इसके उपचार के संबंध में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार ने जानकारी दी। के क्षेत्र में ज़्यादा तापमान में कमी देखा जाता है, तो किसान को भी मालूम है कि अब तापमान हमारा जो है फसल के लायक नहीं है, कम हो रहा है। कुछ नहीं, सबसे पहले तो उसमें देखें कि खेत में नमी का कमी नहीं होना चाहिए। पानी जमा नहीं हो, लेकिन खेत में मिट्टी में नमी कमी नहीं होना चाहिए। मिट्टी में यदि नमी कम होगा तो ऐसे समय में वो ज़्यादा प्रभावित होगा। तो सिंचाई कर दे, सिंचाई बनाए रखे ताकि नमी ठीक ठाक रहे। वहीं इन पौधों में लगने वाले कीट को कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार ने एफिड बताया है। इन्होंने एफिड से मुक्ति के संबंध में भी जानकारी दी और निश्चित मात्रा में दवा का छिड़काव करने का सुझाव दिया। यदि यही तापमान थोड़ा सा हाई रेंज में रहता है तो ग्रोथ सही होता है, लेकिन जो फसल कुछ अच्छी स्थिति में है, डेवलपमेंट स्टेज में है, उसमें देखा जाता है आलू में पाला का स्थिति आ जाता है, आलू का पूरा पेड़ जो है खराब हो जाता है। मटर का पत्ता और उसका फली पर भी असर पड़ता है। और यदि कभी कभी इस सीजन में बारिश भी आ जाती है तो वायुमंडल में जो आर्द्रता है वह काफ़ी बढ़ जाती है, नमी काफ़ी बढ़ जाती है। कृषि कार्य के लिए बेहतर उर्वरक क्षमता वाली मिट्टी और कीट रहित पौधों समेत मौसमी पौधों की देखभाल की अधिक जरूरत होती है ताकि बेहतर उपज से अधिक लाभ मिल सके। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। आजादी के 78 वर्ष बाद भी जामताड़ा जिले के लंगड़ाटार गांव में जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। जंगलों के बीच कच्ची तथा पथरीला रास्ता ही इस गांव के लोगों की नियति है। सड़क के अभाव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। उस वजह से समय पर इलाज नहीं मिलने से कई लोगों की जान चली जाती है। जामताड़ा जिले का लंगड़ाटार गांव मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहा है। गांव के अंदर पक्की सड़कें हैं, लेकिन गांव में प्रवेश करने के लिए मुख्य सड़क नहीं है। एम्बुलेंस न पहुंच पाने के कारण आज भी मरीज को खटिया पर लादकर गांव से बाहर ले जाना पड़ता है। समस्या ये है कि आज़ादी के बाद 70 साल होने चला है, फिर भी हम लोग को आवागमन के लिए देवघर जिला होते हुए हम लोग अपना पंचायत, प्रखंड और जिला जाते हैं। यही हम लोग का समस्या है, जबकि यहाँ रोड आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। सड़क के बाद गांव की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। 1 साल से जलापूर्ति योजना का टंकी बंद पड़ी है और एक ही चापाकल पूरे गांव का दारोमदार है। महिलाएं बताती हैं कि अधिकारी आते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं और बिना कोई समाधान किए चले जाते हैं। हम लोग का सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या रोड और पानी का है। रोड का समस्या ये है कि लेन का ऊपर हम लोग का जामताड़ा जाने के लिए देवघर से घूम के जाना पड़ता है सर। और पानी का समस्या देखिए, एक ही टंकी है, वो भी खराब है, चापाकल एक ही है सर। गांव के अधिकांश लोग दैनिक मजदूरी करते हैं,
लेकिन उन्हें आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिली हैं। बुजुर्ग महिलाएं बताती हैं कि उन्हें केंद्र सरकार की मुफ्त अनाज योजना और पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन राशन कार्ड, आवास और अन्य सुविधाओं के नाम पर उन्हें सिर्फ शिविरों में फॉर्म भरवाया जाता है। ने घर दुआर ने कौन है, देखो कौन दे झपड़ी में रहिए, घर की कते कलम कष्ट आर दे पानी फिर यहाँ कष्ट हो दे इटा बोरिंगवा हेलो पानी थिया वाला टेलो खराब है के से चपा के पानी न खुलो। यहाँ का रोड नहीं है, जाने में बहुत तकलीफ होता है। किसी को डिलीवरी हो जाता है तो एम्बुलेंस नहीं दिखता घर में, गांव में उधर से जाने पड़ता है। फिर भी पानी यहाँ है नहीं, एकदम पानी लिए बहुत समस्या है। आज सरकार ग्रामीणों को पर्याप्त सुविधा देने के नाम पर गांव में शिविर लगा रही है और आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सभी के नाम पर महज खाना पूर्ति हो रही है। यदि उन लोगों को पर्याप्त सुविधा मिले और राज्य सरकार के कर्मचारी सही ढंग से मॉनिटरिंग करे तो लंगड़ा टांड के ये निवासी भी मुख्य धारा से जुड़कर खुशहाल जीवन बसर कर सकेंगे। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले के पिता महली गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। एक दर्दनाक घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क और पुलिया न होने के कारण गंभीर रूप से झुलसी एक महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को खटिया को ही एम्बुलेंस बनाने पर मजबूर होना पड़ा। पूर्वी सिंहभूम जिले के पितामहली गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। पितामहली निवासी धादकी जामूदा घर में गंभीर रूप से झुलस गईं। एम्बुलेंस नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने मजबूरन धादकी जामूदा को खटिया पर लिटाकर कंधों पर उठाया और दीघी गांव तक पैदल ले गए, जहां से उन्हें उच्च केंद्र रेफर किया गया। ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आज सुबह आया कि पितामहली गांव जो डुमरिया प्रखंड में है, तो वहाँ तक सड़क की दुविधा होने के कारण एम्बुलेंस जो महिला थी जिनको आग से कुछ नुकसान हुआ था, तो वो एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो हमने जो है आरईओ से तुरंत कारण परीक्षा की है और संभवतः पूर्व में इस सड़क का डीपीआर बनाया गया था, परंतु किसी कारणवश वो स्वीकृत नहीं हो पाया। तो हम लोग तुरंत प्रयास में लगे हैं कि वो सड़क स्वीकृत हो जाए। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के सभी गांवों की सड़कों की यही बदहाल स्थिति है। यह उनकी दैनिक जिंदगी को प्रभावित करती है। बारिश के दिनों में बच्चों को स्कूल भेजना तक जोखिम भरा हो जाता है। रास्ता का बहुत ही बदहाल है। रास्ता न पीसीसी है न कोल्टर का है, तो वो पेशेंट आवागमन के लिए बहुत दिक्कत होता है। हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता है। शिकायत तो हम लोग बहुत बार ग्राम सभा करके ब्लॉक में जमा किए थे। अच्छा। अभी तो कुछ रिजल्ट नहीं आया है। यह घटना डिजिटल इंडिया के दावों के बीच बुनियादी भारत की कड़वी सच्चाई को दर्शाती है। देखना होगा कि प्रशासन इस क्षेत्र में सड़क और पुलिया निर्माण की दिशा में कब तक ठोस कदम उठाता है। डीडी न्यूज के लिए पूर्वी सिंहभूम से कुणाल की रिपोर्ट। हजारीबाग के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए कूच बिहार ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ने झारखंड ने रोमांचक मुकाबले में केरल को 6 रन से हराकर पूरे अंक प्राप्त किए। झारखंड ने पहली पारी में 206 रन बनाए थे, जिसके जवाब में केरल ने 333 रन बनाए थे। दूसरी पारी में वापसी करते हुए झारखंड ने अनमोल राज के शानदार शतक और यश राठौर के 77 रनों के दम पर 313 रन बनाए। केरल की बल्लेबाजी दूसरी पारी में अच्छी नहीं रही और पूरी टीम 180 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में झारखंड के कप्तान ईशान ओम ने 5 विकेट प्राप्त किए। रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित 5वीं यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप ने ओडिशा के सार्थक आर्या और पश्चिम बंगाल के सिंड्रेला दास ने अंडर 17 वर्ग का खिताब जीत लिया है। दोनों खिलाड़ियों के लिए इस वर्ष का दूसरा नेशनल रैंकिंग खिताब है। सिमडेगा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केलाघाट डैम परिसर में जिला स्तरीय वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया।
पर्यटन स्थल की सुंदरता को निखारकर इसे और अधिक लोकप्रिय बनाना तथा विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था। उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि ये प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपनी कला और प्रतिभा के प्रदर्शन का एक शानदार अवसर प्रदान करती है और जिले के विद्यार्थियों को इस तरह के सकारात्मक कार्यों में शामिल होने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा। वहाँ पे बच्चों की समझ बढ़ाने के लिए, पर्यटन स्थल के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए और लोगों को भी आकर्षित करने के लिए यहाँ की दीवारों पर एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन कराया जा रहा है और इसमें हमारे स्कूली बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं। स्किल के जो ट्रेनिंग है वो भी भाग ले रहे हैं। ये आयोजन शिक्षा विभाग की ओर से किया गया। जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक राम ने कहा कि इस पहल से न केवल पर्यटन स्थल की सुंदरता में निखार आएगा बल्कि इससे विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पहला उद्देश्य है कि जो हमारे पर्यटन स्थल हैं इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों के बीच में इसकी जानकारी बढ़े ताकि इस स्थल का प्रसिद्धि पूरे स्टेट में फैले। दूसरा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे, उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको भी विकसित करने का एक स्थल मिले, अपनी प्रतिभा को वो दीवारों पर करें जिससे वो उनकी प्रतिभा भी बढ़े। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतिभागी वीणा कुमारी, कसिरा कुमारी और सुष्मिता कुमारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केलाघाग में उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे ड्राइंग बनाए हैं, जहाँ पे ड्राइंग प्रतियोगिता है। यहाँ पे हम लोग का ड्राइंग को सब कोई देखने आएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहेगा यहाँ पे। हम केलाघाग में वॉल पेंटिंग के लिए प्रतियोगिता में आए हैं और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा ही जो प्रतीक है उसको सभी कोई देखेंगे। हम यहाँ पर वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम झारखंड की संस्कृति एवं उसकी प्रकृति को पेंटिंग के द्वारा दर्शा रहे हैं। सिमडेगा जिले में आयोजित इस वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता ने न केवल केलाघाग डैम परिसर की दीवारों को रंगीन बनाया है बल्कि ये भी दर्शाया है कि कला और पर्यटन के संयोजन से स्थानीय प्रतिभाओं को कैसे एक मजबूत मंच प्रदान किया जा सकता है। ऐसे रचनात्मक आयोजन जिले के पर्यटन को नई पहचान देने के साथ साथ युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। डीडी न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य के 7 जिलों का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। झारखंड में ठंड अब अपनी पूरी रंगत में है। सुबह से ठंडी हवा के चलने से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 7 जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं कांके 3.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। कैमरामैन विकास के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज झारखंड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में झारखंड में लघु खनिज प्रबंधन में हुई भारी अनियमितता का खुलासा। बिना चालान के वाहनों से की खनिज की ढुलाई। असम के आदिवासी समन्वय समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। चाय बागान क्षेत्र के परिवारों की समस्याओं से कराया अवगत, सहयोग का मिला आश्वासन। झारखंड को रेलवे की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची और लखनऊ के बीच नई ट्रेन चलाने की दी सहमति। राजधानी एक्सप्रेस के भी बढ़ेंगे ट्रेन। और कूच बिहार ट्रॉफी के एलीट ग्रुप के रोमांचक मुकाबले में झारखंड ने केरल को 6 रन से हराया। राज्य के गेंदबाजों का रहा शानदार प्रदर्शन।